प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। कैसे हो आप लोग? तो हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जितनी भी वीडियो आ रही है, इन सभी वीडियो से जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है और पढ़ा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और समझ के कॉपी में छापना है, मतलब लिखना है समझ के, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे याद होता है बच्चों, एक बार पढ़िए, समझिए, उसको लिखिए। कहीं गलती करते तो फिर देखिए कॉपी में, फिर दोबारा लिखिए। तो एक क्वेश्चन को कई बार लिखिए, 5 बार, 6 बार, 10 बार लिखिए, जब तक याद नहीं हो जाता। लेकिन यकीन मानिए, जब आप परफेक्ट लिख दीजिए ना, जब आप परफेक्ट लिख लीजिएगा तो वो जल्दी भूलिएगा नहीं। एग्जाम में आएगा तो फिर कॉपी फाड़ के और कलम तोड़ के लिख दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा आज जो है बायोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे हमारे सामने है वो है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। इसको याद करने के पर्पज से मत पढ़िए, समझने के पर्पज से पढ़िए। हमारे पेट में अम्ल है, अम्ल क्या काम करता है। तो देखिए, पहले पढ़ता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। हमारे आमाशय यानी कि स्टोमक में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को कीटाणुओं से मुक्त कराता है। यानी कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्लियर है? और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? हम जो भोजन खाते हैं तो उसमें कुछ कीटाणु है, बैक्टीरिया है, चला जाता है। ये कोई सब बासी खाना खा लिए, खुला हुआ खाना खा लिए, तो उसमें कीटाणु चला गया, हमको पता तो है नहीं, हमारी आंखों से तो दिखता नहीं है। उसको हमने खा लिया, खाने के बाद पेट में गया तो भाई वो तो नुकसान करेगा। इसीलिए कुदरत ने हमारे पेट में रखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ताकि हम खाएंगे तो वो बैक्टीरिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बैक्टीरिया को क्या करेगा? नष्ट कर देगा, मार देगा, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करता है? जो अम्ल है पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, मतलब इसको एक्टिव करता है। और यह अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है, क्योंकि यह पेट में अम्लीय वातावरण बनाता है जो पाचन के लिए ज़रूरी होता है। तो हमारे पेट में जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके 2 काम यहाँ पे हो गया। पहला काम है कि जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु जो हमने खा लिया है ना, उसको क्या करता है? कीटाणु को नष्ट करता है। और दूसरा काम है कि हमारे भोजन को पचाने में बहुत हेल्प करता है, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करता है। और ये पेप्सिन एंजाइम हमारे प्रोटीन को पचाता है, यानी कि भोजन को पचाने में मदद करता है। तो 2 टाइप का काम हो गया। तो ये हमारे आमाशय का बहुत ही मुख्य पार्ट है। सवाल आता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, मृत जीवी पोषण क्या है? उदाहरण सहित उत्तर दे। मृत जीवी, नाम से पता चला, मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब कोई जीव है। तो मरा हुआ चीज को कोई खा रहा होगा, वो जीव, इसलिए उस जीव को बोला गया मृत जीवी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो मृत जीवी पोषण की वह प्रकार का पोषण है ना। चलिए ठीक है। मृत जीव पोषण का वह प्रकार का पोषण, मतलब लिखने का तरीका है, आप लिख सकते हैं मृत जीव वह पोषण है जिसमें मृत और सड़ी गली जैविक वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो जीव है वो मरा हुआ जीव या सड़ा गला जीव उससे भोजन ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए कोई सब्जी है या कोई इंसान है, कोई जानवर मर गया, बॉडी सड़ जाता है, गल जाता है, उससे भोजन खाता है। या कुछ सड़ गल जाता है तो उसका ग्रहण करता है वो, ठीक है ना, जो जीव रहता है। ये जीव मृत पदार्थों को सड़ाकर पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। तो जो पदार्थ सड़ता है, गलता है, खराब होता है, इसका मतलब है कि वहां पे क्या गया? कवक पैदा हो गया, बैक्टीरिया पैदा हो गया, है ना। फंगी किसको है? कवक मतलब फंगी हो गया, जीवाणु जो बोलते हैं, बैक्टीरिया, ये सब मशरूम और फफूंदी मृत पदार्थों से पोषण करते हैं। उदाहरण है ये है कवक, है ना, बैक्टीरिया, मशरूम पौधा है, ये भी जो है सड़े गले जगह पे उगता है और ये भी उसी का भोजन करता है। फफूंदी, ये सब जो है मृत जीवी है, जीव है ये सब। और मरे हुए जीव या तो सड़े गले जीव के शरीर से भोजन ग्रहण करता है, इसलिए इन जीवों को बोला गया मृत जीवी। और जो पोषण कर रहा है तो ये हो गया मृत जीवी पोषण। तो मृत जीवी पोषण एक
काम है, परक्रम है, जो जीव मरे हुए जीव या सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, उस जीव को बोलेंगे मृतजीवी और काम को बोलेंगे मृतजीवी पोषण। ठीक है, उदाहरण में आपको याद होगा कवक, बैक्टीरिया, मशरूम एक पौधा है, मशरूम पादप है, पौधा है। पौधा का काम होता है स्व पोषण करना, अपना भोजन खुद बनाना। लेकिन यहाँ देखिए ये अपना भोजन खुद नहीं बना रहे हैं और ये जो है सड़े गले चीज़ को खा रहे हैं। डायलिसिस क्या होता है बच्चों? डायलिसिस क्या है? देखिए डायलिसिस एक चिकित्सीय प्रक्रिया है, मतलब डॉक्टर के अंदर के काम का है, डॉक्टर का काम है ये। इसका तब उपयोग होता है जब व्यक्ति की किडनी ठीक से काम नहीं करती है ना। डायलिसिस कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी आदमी का किडनी खराब हो जाता है, ज़्यादा दारू पी रहा, शराब पी रहा, या और भी कई कारण होता है बीमारी से। अगर किडनी खराब हुआ तो भाई इस जगह पे इस डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब किडनी का काम क्या है? किडनी का काम हमारे ब्लड, हमारे जो ब्लड है ना, इस ब्लड में जो वेस्ट पदार्थ है, जो टॉक्सिस पदार्थ है, जो जहरीला पदार्थ है, उसको ब्लड से छानना, उसको अलग करना। अगर नहीं छानेगा, नहीं अलग करेगा तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। इसलिए हमारे बॉडी में कंटिन्यू ये काम होते रहता है। हमारे दो जो किडनियां हैं, जो दो किडनी हैं, ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं, है ना। और जो वेस्ट पदार्थ छन के निकलता है पेशाब के माध्यम से, ठीक है। तो हमेशा ये प्रोसेस चलते रहता है ब्लड का, ठीक है। अब अगर किसी के इंसान का बॉडी में किडनी खराब हो गया तो ब्लड का फिल्टर कौन करेगा? जब ब्लड का फिल्टर नहीं होगा तो बॉडी में जहर बन जाएगा, बॉडी में जहर पैदा हो जाएगा, इंसान की मौत हो जाएगी। तो उसके जगह पे ये डायलिसिस क्रिया किया जाता है कि किसी का किडनी जब काम करना बंद करता है तब। इसमें क्या होता है? रक्त को मशीन के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। जैसे किडनी क्या करता है हमारे शरीर में? किडनी है, ब्लड किडनी में जा रहा, किडनी प्योर करके फिर बॉडी में भेज रहा। लेकिन किसी का किडनी खराब है तो मशीन होता बड़ा सा डायलिसिस मशीन, ठीक है ना। तो खून जाएगा, एक नस से खून जाएगा मशीन में फिल्टर होगा ब्लड, और दूसरे नस में, उसी हाथ में दूसरे नस में से जाएगा वापस, धमनी से रक्त जाएगा, सिरा से वापस होगा, ठीक है। तो ये बोला गया कि इसमें रक्त को मशीन के माध्यम से फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ है, अतिरिक्त जल को हटाया जा सके। इसे कृत्रिम गुर्दा प्रक्रिया भी कहते हैं। तो डायलिसिस को कृत्रिम गुर्दा भी कहते हैं। यानी कि किसी इंसान का किडनी खराब हो जाए तो टेंशन मत लीजिए, वैज्ञानिकों ने आविष्कार कर दिया, लेकिन भाई खर्चीला है बहुत। सप्ताह में 2 बार कराना पड़ेगा, सप्ताह में 2 बार। एक बार कराइएगा 3-4 हज़ार रुपया खर्चा हो जाएगा। सप्ताह में 2 बार, 4 दूना 8 हज़ार, महीना में 8 बार, 8 चौक 32 हज़ार महीना में, है ना। जितना का बउआ रहे उतना का झुनझुन्ना, समझा। तो भाई किडनी को बचाइए। कैसे बचाना है? पढ़िए। वैसे किडनी तो अक्सर बीमारी वगैरह से ख़राब हो जाता है, और प्लस बहुत सारे रीज़न हैं। शराब वगैरह जो पीते हैं उनका भी असर होता है उस पर। नशा टाइप का सामान में से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पढ़िए, देखिए कौन चीज़ खाने से किडनी का असर होता है, किडनी खराब होता है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो पढ़ने का मकसद ये नहीं बच्चों की खाली एग्ज़ाम में पास हो जाना। हमारा पढ़ने का मकसद है कि अपने लाइफ को बेहतर बनाना, समझाया। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, हाँ से पढ़ रहे हैं एग्जाम पास, जैसे तैसे पढ़ रहे हैं, जाग के पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, खा भी नहीं रहे, खाली पढ़ते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। जब सेहत रहेगा ना तो सब कुछ रहेगा, सेहत नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो पढ़ने का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, ये पढ़ाई का मेन मकसद है। और ज़िंदगी जब बेहतर होगा, हमारा लाइफ बेस्ट होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो पढ़ते हैं तो इसको समझिए, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। भाई क्यों कहते हैं? देखिए, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की अन्य अधिकांश अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, गोनाड के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो मास्टर ग्रंथि कहने का मतलब भी तो है ना, मास्टर मतलब मास्टर होगा। क्योंकि मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में कई ग्रंथियां हैं, जैसे कि रक्तस्रावी ग्रंथियां हैं, एड्रिनल ग्रंथि है, गोनाड है, इन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, ठीक है। गोनाड में आ जाता है ये वाला, क्या बोलते हैं, विरसन, अंडाशय, ये सब आता है।
ठीक है, इसको कंट्रोल करता है। कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं, इससे हार्मोन भी निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है भाई। ज़्यादा हार्मोन निकल जाएगा तो आदमी लंबा चौड़ा हो जाएगा, और हार्मोन अगर कम निकला वृद्धि वाला तो बौना हो जाएगा। प्रजनन के लिए भी ये करता है, शुक्राणु का निर्माण करने में को कंट्रोल करता है, अंडाशय के निर्माण में कंट्रोल करता है ये। चयापचय यानी कि शरीर का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और शरीर के संतुलन को भी नियंत्रित रखती है, इसी कारण इसे शरीर की प्रमुख नियंत्रक ग्रंथि माना जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कितने सारे काम है बहुत छोटा, चना के दाना इतना बराबर है हमारे ब्रेन के पीछे में, यहाँ देख सकते, देखिए कितना छोटा, यहाँ देख फोटो दिख रहा, एकदम छोटा सा यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्रंथि, कितना छोटा है, काम कितना बड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। कई ग्रंथि कंट्रोल करता है, हार्मोन को रिलीज करता है, हमारे बॉडी कंट्रोल करता है, ठीक है ना, इसीलिए। नेक्स्ट बच्चों, अपरा क्या होता है? बहुत बेहतरीन, हमारे लैब से जुड़ा, बायोलॉजी तो हमारे लैब से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। अपरा जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। जब हम लोग पैदा हुए थे ना, जब हम लोग पैदा हुए थे तो माँ के पेट में से हमारे पेट का जो नाभि है, नाभि एक नस जुड़ा रहता है, एक रास्ता पैप जैसा जुड़ा रहता है, और वो बनता है कब? वो एक अस्थायी अंग है। मतलब जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, जब माँ बनती है तो 9 महीने जो उसके पेट में जो बच्चे रहेंगे, वो 9 महीना बच्चे कैसे रहेंगे? जिंदा रहते हैं ना, बच्चे जिंदा रहते हैं 9 महीना, खाते हैं पीते हैं, तब ने जब पैदा होता तो देखते सब कुछ विकसित होया हुआ है और फिर डेवलप होता है। तो माँ के शरीर से एक रास्ता बना हुआ है जो नाभि से जुड़ा रहता है, और जब पैदा होता है तो नाभि को काटा जाता है, इसलिए देखते हैं नाभि देखिएगा हल्का सा उठा हुआ रहेगा, है ना, वो काटा जाता है। तो वही है प्लेसेंटा, रास्ता है जो माँ के बॉडी से, गर्भाशय से और बच्चे के मतलब भ्रूण से जुड़ा रहता है, जो एक रास्ता है। अब पोषक तत्व आ रहा है, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन उसी से आएगा, उसी से ऑक्सीजन भी आ रहा है, CO2 उसी से जा रहा है, खाना भी खा रहे हैं, अगर पेट के अंदर बच्चा पॉटी कर रहा था उसी से वापस जा रहा है माँ के ब्लड में, ब्लड के माध्यम से ही सब कुछ आता है। सोचिए माँ का मर्तबा क्या है भाई, है ना। तो माँ के पेट में जो 9 महीना बच्चा है, तो प्लेसेंटा है जो ब्लड के माध्यम से ही अंदर प्रोटीन, वसा, कार्ब्स वगैरह जा रहा है ना। और जो वेस्ट पदार्थ है, बच्चा जो सूसू कर रहा, पॉटी कर रहा, वो भी ब्लड में ही आ रहा है, लेकिन वो ब्लड फिल्टर कर रहा, किडनी छान के अलग कर रहा। तो ये बोला गया अपरा यानी कि प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बनने वाला एक अस्थायी लेकिन महत्वपूर्ण अंग है। अस्थायी है, जब गर्भावस्था शुरू होती तभी ये बनता है ना। जो गर्भनाल के जरिए शिशु को माँ से जोड़ता है, शिशु मतलब बच्चा और माँ से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। उसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। तो पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा का निर्माण होता है, ये देखिए एक नस से बना हुआ है, ऐसे जुड़ा रहता है ना, एक नली। तो ये बहुत ही मतलब कुदरत का क्या बोल सकते हैं, ये एक करिश्मा है, और क्या, हम इंसान ही कुदरत का करिश्मा बने हुए हैं। ये भी देख सकते हैं किसी इंसान के हाथ में नहीं है ना। और सोच सकते हैं कैसे 9 महीना पेट में बच्चे जिंदा रहते हैं। तो बहुत ही कमाल की बात है भाई। रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है? यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग प्राचीन जीवाश्म, पुरातात्विक अवशेष और जीवित वस्तुओं की उम्र जानने के लिए होता है। तो रेडियो कार्बन निर्धारण क्या है भाई, कि जो जीवाश्म, जैसे मान ली कहीं पे खोदाया, मिट्टी खोदाया, और मिट्टी खोदाने के बाद बहुत पुरानी कुछ मिला, तो मिट्टी को जांचा जाता है, तो पता चलता भाई ये मिट्टी बहुत पुरानी जगह की है, इसमें ये मतलब बहुत कुछ और था। जैसे नालंदा खंडर खोदा गया, तो नालंदा खंडर कितना पुराना है, वो रेडियो कार्बन पद्धति से मालूम चलेगा। कहीं कोयला पता चला, कोयला कितना पुराना है, इससे मालूम चलेगा, है ना। पुरातात्विक अवशेष मतलब ये, जैसे नालंदा खंडर खोदाया तो कितना साल पुराना था, तो ये रेडियो कार्बन से पता चलता है, ठीक है ना। जीवित वस्तुओं की उम्र जानने, मतलब जो भी उम्र जानने के लिए कि कोई वस्तु है कि उसका उम्र कितना है, ठीक है ना। और इसमें जो कार्बन 14 की मात्रा मापी जाती है, जो मृत जीवों में धीरे धीरे क्षय होती है, कार्बन 40 की मात्रा मापी जाती है, ठीक है ना। कार्बन 40 के क्षय की दर से यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी जीव वस्तु की मृत्यु या निर्माण कितने वर्ष पहले हुए हैं।
तो कार्बन की क्षय मतलब धीरे धीरे कार्बन 40 क्षय होते जाता है, खत्म हो जाता है। तो पता चलता है इसे कि कितना साल पहले मरा है, कितना साल पहले जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये वैज्ञानिक तरीका है। तो मतलब ये है कि जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे सब जांच कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, ये एक स्टडी है, एक अध्ययन है। ठीक है ना। गर्भरोधक की विधियां क्या है? गर्भरोधक की विधियां क्या है बच्चों? गर्भरोधक की विधियां मतलब जैसे कि कोई महिला है और वो माँ नहीं बनना चाहती, प्रेग्नेंट हो गई है लेकिन वो माँ नहीं बनना चाहती, वो चाहती कि नहीं अभी नहीं और कभी और बनेंगे। तो जो उसके पेट में जो बेबी का निर्माण शुरू हुआ है वो कैसे रोका जाता है? हालांकि ये है एक गैर कानूनी विधि है, लेकिन जैसे कि मतलब कहने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए कि मेल और फीमेल है, माता पिता है, संबंध बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि संबंध बने लेकिन प्रेग्नेंट ना हो। समझ आ रहा? संबंध बने लेकिन प्रेग्नेंट ना हो, महिला गर्भावस्था ना हो, उस मतलब वो जो है प्रेग्नेंट ना हो। तो इसके लिए क्या क्या विधियां हैं? इसके लिए कई विधि है, जैसे कि एक प्राकृतिक विधि है, सुरक्षित समय। एक है प्राकृतिक विधि मतलब सुरक्षित समय, मतलब एक ऐसा समय होता है जिस समय में अगर मेल फीमेल संबंध बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? बाधा विधि, कॉन्डोम है, या तो फिर हार्मोनल विधि है, गोलियां इंजेक्शन, महिलाएं कुछ गोलियां खा लेती है, कुछ इंजेक्शन ले लेती है ताकि कुछ ना हो। ठीक है ना। इसके और IUD जैसे कॉपर टी है महिलाओं के लिए, पुरुष जो है कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, महिलाएं कॉपर टी। इसके अलावा आपातकालीन गोली भी है, कुछ इमरजेंसी गोली भी खाती है, मतलब टैबलेट। और कुछ अस्थाई विधियां हैं, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। ये तो नसबंदी हो गई तो पूरे ही बंद हो जाता है। ठीक है ना। इनका उद्देश्य होता है गर्भधारण को रोकना, कि गर्भधारण ना हो, रुक जाए। तो ये सारी विधियां हैं। ठीक है ना। तो ये चूंकि ये शॉर्ट में इसलिए हमको ऐसे लिखना होगा। पुष्पों में दल पत्रों का कार्य क्या है? दल पत्र समझते हैं? जो पुष्प जो था, क्या था भाई? पुष्प, सॉरी, जैसे ये पुष्प है, हमको बनाना नहीं आ रहा। ठीक है। तो सॉरी, तो पुष्प के जो किनारे के जो पत्तियां होती हैं, फूल के जो किनारे जो पत्तियां होती हैं, वो सब दल पुंज है, दल पत्र है। और जो बीच में जो निकला होता है फूल के, अरे बन तो जाओ मेरे से यार, चलो बने, थोड़ा थोड़ा बना। तो चलिए, है ना, इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पे बना हुआ है इसका ये अंडाशय, और यहाँ से निकला हुआ है अंडाशय हो गया, ये निकला हुआ है पुंकेसर, है ना, ये निकला हुआ है। तो ये जो पत्तियां यहाँ पे जो खिल रहा है, फूल जो खूबसूरत हमको दिखता है, फूल का असल पार्ट है ये स्त्री केसर और ये है ना पुमंग। ठीक है, मेन पार्ट ही है। लेकिन फूल जो हमें खूबसूरत दिखता है, कैसे दिखता है? ये जो पत्ती है ना, इससे। तो एक तो इसका काम है कि खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, और दूसरा काम है इस स्त्री केसर और जो पुंकेसर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ताकि कुछ दिक्कत ना हो, कुछ नुकसान ना हो इसको, है ना। तो दलपत्र मुख्य रूप से कली की रक्षा करती है, जो कली इसकी रक्षा करती है। फूल के खिलने से पहले ये कली को सूखी धूप, हवा, वर्षा और कीटों से बचाते हैं। तो फूल को खिलने से पहले जो है जो कली है उस धूप, हवा, वर्षा इससे बचाने का काम करती है। कुछ पौधों के में दलपत्र हरी भी होती है, दलपत्र, और इससे जो हल्का हल्का प्रकाश संश्लेषण भी होता है। फूल के पूर्ण विकसित होने तक इसका जो है सुरक्षात्मक कार्य जारी रहता है। तो इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, फूल जब पूरा विकसित होता है ना, तब तक इसका काम होता है। देखते होंगे पत्ता रहता है निकला हुआ फूल में, एक तो ये फूल का हो गया, अब फूल में एक पत्ता रहता है निकला हुआ। पत्ता का काम है, जब शुरू होता है ना, जब फूल जब शुरू होता है तो देखिएगा पत्ता में रहता है पहले से, और धीरे धीरे फूल निकलेगा। मान लीजिए फूल है और ये मान लीजिए मेरा हाथ फूल है, ठीक है ना, और धीरे धीरे ऐसे फूल निकल रहा, ऐसे धीरे निकल रहा, और धीरे धीरे पत्ता का होगा फैलते जाएगा। जब फूल पूरा विकसित होगा पत्ता फट जाएगा, पूरा फूल बचेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, हार्मोन क्या है? दो पादप हार्मोन नाम बताइए। तो देखिए, हार्मोन शरीर या पौधों में बनने वाला रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ है। अब यहाँ ये नहीं बोला कि पादप हार्मोन, मानव हार्मोन, बस केवल हार्मोन बोल रहा है, इसलिए हमें शरीर का भी इस्तेमाल किया, पौधों का भी इस्तेमाल किया।
अगर पौधों के बारे में बोला गया पादप हार्मोन क्या है, तो बोलिएगा पादप शरीर में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है ना। लेकिन यहाँ बोला केवल हार्मोन क्या है, तो हार्मोन शरीर या पौधों में बनने वाला रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ है जो अत्यंत कम मात्रा में भी विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो कम मात्रा में भी हार्मोन निकलता है तो बहुत सारे क्रियाओं को कंट्रोल करता है, नियंत्रण समन्वय करता है, ठीक है ना। पादपों में हार्मोन तने, जड़ की वृद्धि, फलन तथा फूल आने जैसे क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो फल मतलब पादप हार्मोन में जड़ की वृद्धि, तना की वृद्धि, फूल की वृद्धि, फल की वृद्धि है ना, इन सभी को प्रभावित करता है। 2 पादप हार्मोन का नाम ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, बहुत सारे साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है। अगर सवाल आता है पादप हार्मोन क्या है, तो बता सकते हैं कि पौधों में पाया जाने वाला वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की क्रियाओं नियंत्रण समन्वय को है ना कंट्रोल करता है, जो पौधों की क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय करता है, या बोल सकते हो उसकी वृद्धि विकास में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है रंध्र तथा वात रंध्र श्वसन में क्या भूमिका है। देखिए रंध्र और वात रंध्र, देखिए रंध्र और वात रंध्र दोनों पौधों में गैसों का आदान प्रदान मदद करते हैं। तो रंध्र और वात रंध्र दोनों का काम वही है, गैसों का आदान प्रदान करना, लेकिन दोनों अलग अलग जगह है। रंध्र पत्तियों पर होते हैं और इनके माध्यम से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो रंध्र कहाँ होता है, पत्ती में, जो अपर है स्टोमाटा। लेकिन वात रंध्र तना पर होते हैं और ये गैसों के प्रवेश व निष्कासन में सहायक होते हैं। वही बात हुआ, तो रंध्र पत्तियों में होते हैं और वात रंध्र तना में होते हैं, लेकिन दोनों का काम सेम है, गैसों का आदान प्रदान करना। तो बोला गया कि रंध्र तथा वात रंध्र की श्वसन की में क्या भूमिका है, तो बताएंगे दोनों की भूमिका एक ही जैसा है, दोनों का काम है गैसों का आदान प्रदान करना। लेकिन जो है यहाँ पे आपको बताना है कि रंध्र जो है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान करता है और वात रंध्र तना में। ओके, तो यहाँ से हमारा ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि इन 10 क्वेश्चन को आप याद कर लोगे। अभी टाइम हो रहा है 11:43 हो रहा, रात के 11:43। किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है इन सारे प्रश्नों को घोल के पी जाना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, कितना याद था आप लोगों को। ओके बाय।